जगतपुर गांव में रहने वाला मल्लू पहलवान गांव से दूर एक घर बनाकर रहता था। उसके पास 50 से अधिक भैंसें थीं। वो पूरे दिन भैंसों की देखरेख करता और उससे प्राप्त दूध को पिया करता। उस पहलवान की यही दिनचर्या थी। वो दूध पी पी कर बहुत बलशाली हो गया था। एक दिन गांव का हरिया उस रास्ते से जा रहा था। मल्लू पहलवान उसे रोकता है। अरे भाई हरिया, जरा मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ पहलवान जी, बताइए क्या बात है? मेरा विवाह किधर होगा, मुझे बताओ जरा। मल्लू पहलवान जी, ये मुझे कैसे पता होगा कि आपका विवाह किधर होगा? मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरा विवाह किधर होगा। तो आपके विवाह की दिशा मैं कैसे बता सकता हूँ? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि मेरा विवाह किधर होगा तो मैं तुम्हें अभी उठाकर जमीन पर पटक दूंगा। पहलवान जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जल्दी बताओ, वरना मेरी मार खाने को तैयार हो जाओ। पहलवान जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे। मल्लू पहलवान गुस्से में हरिया की पिटाई कर देता है। कुछ दिनों मल्लू पहलवान उस रास्ते पर आने वाले हर आदमी से यही सवाल पूछता, मेरा विवाह किधर होगा? और लोग उसका उत्तर ना दे पाए तो वो उन लोगों की पिटाई कर देता था। वो अपने साथ 50 किलो का लोहे का डंडा रखता था। आवश्यकता पड़ने पर उसी डंडे से वो युद्ध किया करता था। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण और एक नाई दूर देश विवाह की रस्म करने उस रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में मल्लू पहलवान मिल गया। मेरा विवाह किधर होगा? तुम्हारा विवाह? बताता हूँ, तुम्हारा विवाह वो उधर होगा है। तुम दोनों ने मुझे बहुत खुश किया है। मैं तुम दोनों को अपनी ये 50 भैंसे इनाम में देता हूँ। अब ये मेरे किसी काम की नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी। ये सब तुम लेते जाओ। अब ये सब मेरे किस काम के। अब मैं चला अपने ससुराल खातिरदारी करवाने। मल्लू पहलवान उस ताड़ के पेड़ को लक्ष्य बनाकर वहाँ पहुँच गया। वहाँ एक झोपड़ी थी, उसके अंदर विमला और एक बच्चा था। वहाँ जाकर, नमस्कार, मैं हूँ मल्लू, मैं पास के गांव में ही रहता हूँ। विमला को समझ नहीं आया कि ये कौन है। फिर उसने सोचा कि शायद मेरे पति के जानकार होंगे। ये लीजिए बाल्टी और लोटा, हाथ पैर धो लीजिए, मैं मेहमानों का कमरा खोल देती हूँ, आप आराम से वहाँ बैठ सकते हैं। विमला का लड़का रो रहा था। लड़के को क्यों रुला रही है? विमला को कुछ नहीं समझ आता। तभी विमला का पति आता है। उस आदमी को वहाँ पाकर अचरज में पड़ जाता है। अपनी पत्नी से पूछता है, ये कौन है? पता नहीं ये कौन है। मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारा कोई परिचित होगा और तुम्हारे जैसा ही ये बदतमीज है। मुझे एक थप्पड़ मारा है इसने। ओए, तूने मेरी बीवी को कैसे मारा बे? कहते हुए उससे झगड़ा शुरू कर दिया। मल्लू पहलवान था, वो बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपना लोहे का डंडा उठाया और एक सिर पर लगा दिया। वो आदमी वहीं पर मर गया। विमला जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरे पति को मार दिया। वो मेरा सहारा था, उसके सिवा मेरा और मेरे बच्चे का इस दुनिया में कोई नहीं। अब हमारा क्या होगा? अरे तुम रो मत, तुम चुप हो जाओ। मैंने जानबूझकर उसकी जान नहीं ली है। मुझे क्या पता था कि एक डंडे की मार से ही वो मर जाएगा। विमला और जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? अब हमारा क्या होगा? विमला के रोने की आवाज सुनकर धीरे धीरे वहाँ काफी लोग जमा हो जाते हैं और सब आपस में बातें करने लगते हैं। देखिए भाई,
न्याय के अनुसार तो अब इस पहलवान को ही विमला और उसके बच्चे की जिंदगी का निर्वाह करना होगा। लेकिन इस पहलवान से ये कहेगा कौन? ये तो सीधा डंडा उठाएगा और जान ही ले लेगा। ये लोग बात तो सही कह रहे हैं। ये बेचारी विमला इतने छोटे से बच्चे को लेकर कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगी, कहाँ जाएगी? मुझे इसकी और इसके बच्चे के जीवन निर्वाह की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। तुम रो मत, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए आज से मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के जीवन निर्वाह की जिम्मेदारी लेता हूँ। मल्लू पहलवान विमला के घर में रहने लगता है। 6-7 दिन बीत जाते हैं और घर में जमा राशन पानी खत्म होने लगता है। कुछ कमाई करोगे या ऐसे ही भूखे मरेंगे? बिना कमाई के जीवन कैसे चलेगा? मल्लू पहलवान भैंसों का दूध पीने के अलावा कुछ काम नहीं जानता था। उसने विमला से पूछा, कमाई वो क्या होती है, बताओ। हे भगवान, तुम कैसे आदमी हो? शरीर से तो इतने तगड़े दिखते हो और दिमाग सरसों जितना भी नहीं है। तुम आज तक जिंदा कैसे हो? करते क्या थे? वो तो छोड़ो, खाते क्या थे तुम? मैं तो भैंस का दूध पीता था। भैंस? कहाँ है भैंसें? और किसकी भैंसों के बारे में बात कर रहे हो? मेरे पास 50 से अधिक भैंस थी। मैं उनका दूध निकालता था और वही पी लेता था। अब कहाँ है तुम्हारी भैंसें? उन्हें ले आओ, हम उनका दूध निकाल कर गाँव में बेच देंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। वो तो अब मेरे पास नहीं है। विमला आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए, फिर कहाँ गए? वो तो मैंने दान में दे दी। तुमसे मैंने जो पूछा है वो तो तुम जवाब नहीं दे रही और उल्टा मुझसे ही सवाल पूछ रही हो। बताओ, कमाई क्या होती है? राजमहल में जाकर राजा से कुछ खेती के लिए जमीन मांग लो, जिस पर खेती करके अपना अनाज उपजाया करेंगे। पहलवान अपना डंडा हाथ में लेकर राजमहल की तरफ चल पड़ा। राजमहल से कुछ दूर लोगों ने उसे अपनी ओर आते देखा तो वो सब डर के मारे थर-थर कांपने लगे। मंत्री जी, उस पहलवान के राजमहल आने से पहले ही उसके पास पहुंच जाइए और उससे यहाँ आने का कारण पूछ लीजिए, वरना क्या पता वो यहाँ आया तो एक आध को मार डालेगा। तुरंत उसके पास जाकर उसके आने का कारण पूछ लीजिए। मल्लू पहलवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं महाराज से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? तुम्हें महाराज से क्या काम है भला? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा संदेश महाराज तक पहुंचा दूंगा। मैं महाराज से खेती करने के लिए कुछ जमीन मांगने जा रहा हूँ, ताकि उस पर अनाज उगाकर मैं विमला और उसके बच्चे का भरण पोषण कर सकूं। तुम यही ठहरो, अच्छा? मैं राजा को बता कर आता हूँ। अच्छा? मंत्री राजा के पास आता है और उसके आने का कारण बताता है। वो जितनी जमीन और जहाँ मांग रहा है उसे वहाँ दे दो। मंत्री तुरंत मल्लू पहलवान के पास जाता है और चालाकी से उसे शमशान घाट के पास पड़ी बंजर जमीन दे देता है। मल्लू पहलवान और विमला महाराज द्वारा दी गई जमीन पर जुताई करने के लिए जाते हैं। अरे राम जी, ये क्या? महाराज ने तो जो जमीन हमें दी है उसके बीच में इतना बड़ा सा पीपल का पेड़ है। अब हमें उतनी दूर का खेत छोड़कर फसल उगाना होगा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी कम फसल मिलेगी और क्या, कुछ नहीं से तो कुछ भला ही सही। ये खेत में आ रहा पीपल का पेड़, जिसके कारण हमारी फसल कम हो जाएगी, इसे अपने खेत से हटा देता हूँ। उसने पीपल के पेड़ पर लोहे का एक डंडा मारा, जिसमें से 150 भूत नीचे उतरे। अच्छा, तो तुम सब ने मिलकर ये पीपल का पेड़ मेरे खेत के बीच में लगा रखा है। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं मल्लू पहलवान हूँ, मल्लू पहलवान। मुझसे तो सब डरते हैं। तुम किस खेत की मूली हो? अभी तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिलाता हूँ।
तू पहलवान होगा अपने घर का। हम भूत हैं और हमसे तो सारी दुनिया डरती है। तू क्या चीज है मच्छर कहीं का? हम अभी तेरा कचुम्बर बना देंगे। थोड़ी ही देर में भूतों की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फूटा, किसी का पैर टूटा। सभी लाइन से खड़े हो गए और मल्लू पहलवान से माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। तुम तो सच में बहुत बलवान हो। लेकिन इस पीपल के पेड़ को हटाने का कारण तो बताओ। तुम ये पेड़ क्यों हटाना चाहते हो? ये पीपल का पेड़ मेरे खेत के बीच में आ रहा है, इसलिए मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ खेती करूंगा। खेती तो तुम ऐसे भी कर सकते हो पहलवान जी। इस पेड़ को हटाने की क्या जरूरत है? इस पेड़ की वजह से मेरे खेत में कम पैदावार होगी और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पूरी फसल चाहिए, इसलिए मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ खेती करूंगा। हम इस खेत से होने वाली सारी पैदावार के बराबर आपके घर में राशन पहुंचा देंगे, परंतु ये पेड़ आप मत तोड़ो। ये हमारा घर है और हम यहाँ कई वर्षों से रह रहे हैं। मल्लू पहलवान बलशाली था और बलशाली लोग सदैव दया करते हैं, इसलिए उसने भूतों की बात मान ली। ठीक है, मुझे तुम सब पर दया आ गई, इसलिए मैं ये पेड़ यहाँ से नहीं हटाऊंगा। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर मेरे घर में राशन की कमी हुई तो मैं इस पेड़ को अगली बार एक बार में ही गिरा दूंगा और फिर मैं किसी की कुछ नहीं सुनूंगा। जी पहलवान जी, आप निश्चिंत रहिए, आपके घर राशन समय पर पहुंच जाया करेगा और कभी राशन की कमी भी नहीं होगी। बस आप ये पेड़ मत हटाइएगा। मल्लू पहलवान घर चला गया। अब भूतों ने मल्लू पहलवान के घर 6 महीने का राशन भंडार कर दिया। मल्लू पहलवान मौज की जिंदगी यापन करने लगा। भूतों को ये सौदा बहुत महंगा पड़ा। वो काम कर कर के दुबले होने लगे। एक दिन बाद भूतों के गुरुजी वहाँ पहुँचे और उन्होंने उन सबको दुबला पाकर पूछा, क्या कारण है मेरे शिष्यों, तुम सब इतने दुबले दिखाई दे रहे हो? क्या तुम्हें समय पर भोजन पानी नहीं मिल रहा या फिर कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। गुरुजी, हम बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं। ये जमीन एक पहलवान ने ले ली है और वो यहाँ खेती करना चाहता है। तो इसमें तुम दुबले क्यों हो रहे हो भाई? गुरुजी, उस पहलवान की हुजूरी करने और उसको राशन पहुंचाने के काम में हमारा सारा वक्त चला जाता है, जिसके कारण ना तो हम ठीक से खाना खा पाते हैं और ना ही सो पाते हैं। यही कारण है गुरुजी कि हम दुबले होते जा रहे हैं। अच्छा, उस पहलवान की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे शिष्यों को परेशान किया। तुम सब रो मत, अब तुम्हारी तकलीफ का अंत होगा। उस पहलवान ने मेरे शिष्यों को जितना परेशान किया है, इसका बदला तो मैं उससे लूंगा। भूतों के गुरुजी बिल्ली का भेष बनाकर पहलवान के घर जा पहुंचे। दूसरी तरफ मल्लू पहलवान के घर रोज बिल्ली दूध पी जाती थी।
आज बिल्ली को सबक सिखाने के लिए मल्लू पहलवान डंडा लेकर दरवाजे के पीछे खड़ा था। बाहर से बिल्ली के भेष में आए भूतों के गुरुजी ने उस पहलवान को दरवाजे के पीछे छिपा देख लिया था और दांव लगा रखा था कि कब उसकी आंख से ओझल होकर उस पर वार किया जाए। मल्लू पहलवान ने भी दांव लगा रखा था। बस एक बार ये बिल्ली घर के अंदर प्रवेश कर जाए, मैं अपने घर के दूध का सारा हिसाब एक ही दिन में पूरा कर लूंगा। काफी समय हो गया बिल्ली अंदर नहीं आई। बिल्ली अंदर आ नहीं रही थी। मल्लू पहलवान धीरे धीरे पीछे हटता गया और चूल्हे के पास पहुंचकर छुप गया। जैसे ही बिल्ली अंदर आई और उसने मल्लू पहलवान पर वार करने का प्रयास किया, पहले से ही सतर्क मल्लू पहलवान ने एक डंडा बिल्ली की कमर पर लगा दिया। अब भूतों के गुरुजी के पसीने छूट गए, सभी हड्डियां टूट गईं। गुरुजी ने अपने भूत रूप में आकर, अरे अम्मा, अरे पापा, मेरी तो कमर तोड़ दी, मैं तो मर गया। मुझे माफ कर दो पहलवान जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम कौन हो और यहाँ बिल्ली के रूप में क्या कर रहे थे? आपके खेत में जो पीपल का पेड़ है, उस पर रहने वाले भूतों का मैं गुरु हूँ और मैं गलती से यहाँ आपसे बदला लेने आ गया था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। इतनी आसानी से कैसे जाने दूंगा तुझे? तू तो मुझसे बदला लेने आया था ना। रुक जा तू। नहीं नहीं पहलवान जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अब जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, आप बस मुझे छोड़ दीजिए। इसके बदले मैं आपको जो चाहिए वो दे दूँगा। इसके बदले मैं आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, बस मुझे जाने दीजिए यहाँ से। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ आने की सजा मिलेगी। कहिए पहलवान जी, क्या सजा है? मैं हर सजा स्वीकार करता हूँ। जितना राशन मेरे घर आता था ना, अब उससे दुगना राशन मेरे घर आएगा, समझे? तभी मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। जी पहलवान जी, मैं स्वीकार करता हूँ। आपके घर जितना राशन आता था, अब उससे दुगना राशन आपके घर आया करेगा। बस मुझे छोड़ दीजिए। मल्लू पहलवान ने भूतों के गुरुजी को वहाँ से जाने दिया। गुरुजी शिष्यों के घर पहुँच गए। गुरुजी की हालत देखकर शिष्य समझ गए, फिर भी उन्होंने पूछा, क्या हुआ गुरुजी? आपकी ये हालत कैसे हो गई? कमीना कुत्तों, तुम सबने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो इतना ताकतवर है? कौन से जन्म का बदला लिया तुमने मुझसे? गुरुजी, हम तो आपको रोकना चाहते थे, लेकिन आप हमारी कोई बात सुने बिना ही उस पहलवान से बदला लेने निकल पड़े गुरुजी। वो तो मेरी जान ही लेने वाला था, उसने बड़ी मुश्किल से मुझे छोड़ा है। उसने इतनी आसानी से आपको कैसे छोड़ दिया गुरुजी? आसानी से? उसने एक शर्त रखी है और उस शर्त के बदले उसने मुझे छोड़ा है। कैसी शर्त गुरुजी? उसके घर पहले जितना राशन आता था, अब उससे दुगना राशन पहुंचाना होगा, वरना वो तुम सबके साथ साथ मुझे भी खत्म कर देगा। दुगना राशन? पहले जितना राशन जाता था उसमें ही हम सबकी ये हालत हो गई। अब दुगना राशन पहुंचाने में हमारा क्या होगा? मारो! सारे भूत रोते हुए गुरुजी को मारने दौड़ते हैं और गुरुजी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। बेचारे भूतों को अब मल्लू पहलवान को पहले से राशन दुगना पहुंचाना होगा। एक
तो पहले ही भूत दुबले थे, अब ये आफत।